बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, खुशामदीद। 24/9 में मैं हूं आपकी मेजबान सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूं बुजुर्ग मौज़्ज़म। आप सबको गुड मॉर्निंग से गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं दिन आपका खैर से गुजरे। और जहां जी कोरोना के हवाले से मस्बत खबरें आ रही हैं, वहीं पर डेंगू के हवाले से परेशानी की खबरें बढ़ती जा रही हैं। लाहौर में 300 प्लस केसेस कल रिपोर्ट हुए। इसके अलावा इस्लामाबाद और कराची और दीगर शहरों में से भी यही मसला आ रहा है कि रोज़ बरोज़ केसेस में इजाफा हो रहा है और जो पेशेंट्स हैं वो क्रिटिकल भी सामने आ रहे हैं। और ये पीक सीजन समझा जाता है डेंगू के लिए। इसमें आप लोगों ने अपना कॉपरेशन जरूर देना है। गवर्नमेंट के ऊपर तो एतराज किया ही जा सकता है, उनकी पॉलिसीज को भी, किस तरह वो डेंगू को हैंडल कर रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं ये बड़ा मैटर करता है। कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें जहां पर ये लार्वा जो है वो पनप सकता है, और खास तौर पर साफ पानी जो आपकी क्यारियों में हो सकता है, आपकी फ्रिज की ट्रे में हो सकता है, डिस्पेंसर की ट्रे में हो सकता है, या पानी के कूलर में हो सकता है, वहां से पानी को जाया कर दीजिए। और अगर छतों पर आपका कूड़ कबाड़ पड़ा है तो वहां भी पानी इकट्ठा होने ना दे, क्योंकि डेंगू की अफजाइश के साथ ही डेंगू जो है वो तेजी से फैलना भी शुरू। बिल्कुल। इसके साथ स्प्रे की जहां पर बात है, गवर्नमेंट का काम है वो करना, लेकिन वो भी उस तरह से नहीं किया जा रहा। जहां से केसेस रिपोर्ट होते हैं वहीं पर जाकर स्प्रे किया जाता है, जो कि ऐसा भी अब ये किया जा रहा है कि ये लेट है। स्प्रे अगर उस तरह से नहीं किया जाएगा तो फिर मजीद भी केसेस सामने आ सकते हैं, जो कि रिक्वायरमेंट है। उस तरह से स्प्रे नहीं किया गया तो ये बड़े अफसोस की बात है। गवर्नमेंट इस वक्त क्या कर रही है, पंजाब में खुसूसन जहाँ पर डेंगू की सबसे ज़्यादा एपिसेंटर बन चुका है और परेशानी में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि लोगों को बहुत ज़्यादा हमारे जानने वाले इर्द गिर्द में जब केसेस सामने आते हैं तो पता लगता है कि कितने क्रिटिकल केसेस हो सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है, ड्रिप्स लगती हैं, उनको एनर्जी के बिल्कुल जीरो हुई है, लोग वॉमिटिंग कर रहे हैं, खून की उल्टियाँ आ रही हैं, बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, ब्लीडिंग हो जाती है, नाक से ब्लीडिंग हो जाती है। तो इस चीज़ को देखना चाहिए। गवर्नमेंट को भी फौरी तौर पर ज़्यादा मजीद प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, इससे पहले कि मजीद परेशानी बढ़ जाए। बिल्कुल, मजीद परेशानी बढ़ जाए इससे पहले प्रोएक्टिव होने की जरूरत है। एक और शख्स बहुत प्रोएक्टिव है और कल टॉप ट्रेंड भी रहा। थैंक यू वकार ज़का, जो मुसलसल कई महीनों से ये फाइट लड़ रहे हैं क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने की, और कल एक बड़ा डिसीजन भी आ गया। सिंध हाई कोर्ट ने ये अनाउंस कर दिया कि 3 महीने के अंदर अंदर मैकेनिज्म बनाया जाए कि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट किया जाए, और ये तमाम लोग जो है वकार ज़का की फतेह करार दें। जी, अब क्रिप्टो करेंसी जो है उस पर काम कैसे किया जा सकता है, पाकिस्तान में क्या मोडालिटीज़ हैं जिस पर उस पर काम किया जा सकता है, क्या इसको लीगली अगर इसको हम रन करते हैं इकोनॉमी के अंदर तो फिर उसके क्या नुकसान और फ़ायदे हो सकते हैं। क्योंकि वकार ज़का तो जिस तरह से इसके ऊपर एक्टिव हैं और उनके साथ बहुत सी बड़ी तादाद में लोग भी हैं, वो एक्टिव भी नज़र आते हैं, लोग इस पर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, बहुत से लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। लेकिन ये ट्रेडिंग है तो बेसिकली इससे कितना फ़ायदा हो सकता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन रेगुलेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे ये मालूम हो सकेगा कि क्या ये डोमेन क्या है और क्या ये लीगल है या नहीं है। बिल्कुल, और फायदा नुकसान जब भी हम डिस्कस करते हैं किसी भी टॉपिक में वो आ ही जाता है। और आज का हमारा मेन टॉपिक जो है वो ऑपोजिशन के एहतजाज के हवाले से रहेगा, जिसका कल आगाज तो हो गया, लेकिन उसका फायदा होगा या नहीं ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन कल जो प्रोटेस्ट किया गया उसमें आवाम की नुमाइंदगी महंगाई की सूरत में की गई कि किस तरह से आवाम पिस रहे हैं महंगाई के चक्की में और कैसे इसको कंट्रोल करना है, और फिर पीटीआई का इस पर रिएक्शन क्या होगा, इस पर भी आज हम बात करेंगे। चलते हैं आज के प्रोग्राम की तरफ। सबसे पहले जी, अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक पीटीआई भी मुतहरिक है। बलूचिस्तान में सियासी मैच फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया। बल्दियाती इदारों की बहाली में ताखीर की तहकीकात का फैसला कर लिया गया है। लाहौर में डेंगू खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी, ऑयल, शैम्पू और सब कुछ महंगा। और पाकिस्तान के दानियाल महसूद ने इंडिया के अमान शतरिया खां गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी, ये थी हमारी टॉप स्टोरीज और बाकायदा आगाज़ हम पीडीएम के कल के एहतजाज के हवाले से करेंगे। और रावलपिंडी से हुकूमत मुखालिफ ये तहरीक का आगाज़ कर दिया गया है, जिसमें अपोजिशन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वहाँ पर हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए गए। मुजाहरे में कई लोग शरीक थे जिन्होंने महंगाई के खिलाफ नारेबाजी की और हुकूमती पॉलिसियों को तनकीद का निशाना भी बना। बिल्कुल। इसके साथ साथ जी अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की गवर्नमेंट जो है वो भी कोशिश कर रही है कि शायद ये जो इस वक्त फ्लो आ रहा है एहतजाज का और पूरी मुल्क गिर एहतजाजों की जो कॉल दे दी गई
पोजीशन से, तो उसमें कुछ थम सकता है या नहीं और ठहराव आ सकता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या इनिशिएटिव लिए जाते हैं। तो इस पर हम बात करेंगे। मियां सैफुर रहमान साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं, इनके साथ हमारे साथ स्टूडियो में अंजुम रशीद साहब भी मौजूद हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। मियां सैफुर रहमान साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। PDM इस वक्त भरपूर एहतजाज के मूड में, और कल वाकई लगा कि वो महंगाई के खिलाफ निकले हैं, कोई अपनी पॉलिटिक्स पे इस वक्त नहीं की जा रही है। आपको क्या लग रहा है, इसके जो इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसका क्या रिजल्ट निकल सकता है और ये कितना इफेक्टिव रहेगा? जी जी, देखिए PDM के लिए तो ये जो महंगाई है और ये जो जॉबलेसनेस है, बेरोजगारी है, ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन के आई है उनके लिए। क्योंकि PDM भी अपनी तकरीबन वो करिश्मा, अपना करिश्मा साजी और वो मैसेज उसका कमजोर पड़ता जा रहा था। उसके अंदर दरारें भी थी थोड़ी बहुत, बावजूद वो तो आप समझ सकते हैं कि जैसे सिंध में जो थी पीपल्स पार्टी, वो अपने तौर पे अपनी सिंध हुकूमत बचाने के लिए PDM का उस तरह साथ नहीं दे रही थी। वो भी ये भी कह रहे थे कि जी हमारा और आपका टारगेट एक ही है बाकी जमातों। लेकिन बहरहाल वो दरारों के से हट के दूसरा ये था कि लोग ये भी देखते थे कि PDM के पास अपना कोई मुतबादल, या ऑपोजिशन पूरी कह लें पीपल्स पार्टी स्टेट, तो ऐसा मुतबादल मंसूबा है कि उनमें वो भी अहलियत है कि इस जो बेरोजगारी का जो दौर चल रहा है, इससे कुछ छुटकारा दिला सके लोगों को। तो इसमें भी लोगों को इतनी उम्मीदें नहीं थी उनसे। वो के एक मुवाजने में आप कह सकते हैं, जिसे कहते हैं ना लेसर ईवल के तौर पे, कि चलें जी शहबाज शरीफ एक अच्छे मुंतजम रहे, वो गालिबन कुछ बहुत सी चीजें मैनेज कर लेते, इसहाक डार एक अच्छे मुंतजम रहे, चाहे वो मसनूई तौर पे कर लेते, कुछ ना कुछ वो कर लेते, डॉलर की इतनी ऊंची उड़ान ना होती, महंगाई को कंट्रोल कर लेते, कहीं से पैसा हासिल कर लेते, FATF को की ग्रे लिस्ट से निकल आते। ये इस तरह की बातें भी हैं, की जाती हैं, मैदान में हैं, बिल्कुल फील्ड में बातें। लेकिन ये था कि PDM से, या ऑपोजिशन पूरी मैं कहूंगा, इससे पूरी तवक्कुआत अब लोगों की कुछ मांद भी पड़ती जा रही थी। क्योंकि ये वेव्स होती हैं, एक लहर होती है, एक मोमेंटम बनता है किसी तहरीक का, और वो फिर बाज़ का दब भी जाता है, उसमें गैप्स भी आ जाते हैं बड़े बड़े। लेकिन महंगाई का जो तसलसल है, बेरोजगारी का तसलसल है, पेट्रोल बम गिराए जा रहे हैं, डॉलर बम गिराए जा रहे हैं, डॉलर अफगानिस्तान जा रहा है, कहाँ जा रहा है। हुकूमत के दलाइल जो हैं वो ज्यादा जल्दी पे तेल का काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक दलील के ऊपर फिर एक दलील आ जाती है। ये माजी का है किस्सा, ये बैनुल-अक़वामी मामलात हैं। लोग तो पिस रहे हैं जिनके घरों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं, वो उनको इससे क्या गरज है कि जी IMF क्या कह रही है, या माजी में क्या होता रहा है, या बैनुल-अक़वामी अवामिल क्या है, होते हैं बैनुल-अक़वामी अवामिल, इसमें कोई शक नहीं है। तलब और रसद के भी मसाइल होते हैं। लेकिन हुकूमत जो ड्राइविंग होती है, जो इतना बड़ा मैंडेट लेके आती है, जो ये कहते हैं जी हमारा 2.25 करोड़ का मैंडेट है, 2.25 करोड़ वोट का मैंडेट है जी, तो वो जो है वो उसको हैंडल किस तरह कर रही है। ये मुवाजना आप कीमतों का क्यों करते हैं? मुवाजना आप फी का आमदनी का करें। बिल्कुल बिल्कुल। मुवाजना दूसरे मुमालिक के लोगों की कुव्वत खरीद से अपने लोगों का करें, उन वहां पे मुलाजमत के जो मौके हैं उनसे करें। अब देखें ना, ये कल परसों जो इसहाक डार के लिए एक चैनल को माफी मांगनी पड़ी, अब वो इसहाक डार साहब के मुखालिफ जितने लोग थे, शहजाद अकबर साहब भी हमारे लिए बड़े मोहतरम है, बहुत बड़े कानूनदान है, लेकिन अब वो और दलाइल किस्म के देने लग पड़े हैं कि जी इसहाक डार साहब वहाँ 6 महीने से ज्यादा कैसे रह रहे हैं। ये मामला और है, फिर इसमें भी जग हंसाई कराएंगे आप, बिल्कुल की भी पोजीशन खराब कर रहे हैं आप लोग। मियां साहब, आपने जो जग हसाई का जिक्र किया ना, वो भी एक बड़ा अलमिया है। क्या है कि अगर मोड में रहेंगे तो आप किस तरह से हुकूमत की न सिर्फ तकालीफ को समझेंगे बल्कि उनका सोल्यूशन करेंगे। अंजुम रशीद साहब, आपकी तरफ भी हम आएंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आलिया हमजा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जानते हैं। आलिया हमजा साहिबा, कल से ऑपोजिशन ने तहरीक का आगाज कर दिया, जिसपे एहतजाज भी किया जाएगा, हुकूमत को घर भेजने के हवाले से भी बात हो रही है, टफ टाइम भी दिया जाएगा। क्या कहेंगी आप इस पर? मैं तो सिर्फ ये कहूंगी कि ये कौन सी ऑपोजिशन है? वो ऑपोजिशन है कि जो फैक्ट के ऊपर भी सियासत करती है और फैक्ट के ऊपर भी अपने NRO के लिए लेकर आती है। अवाम कहीं से इनकी प्रायोरिटी नहीं है। पहले दिन से ये अवाम दुश्मन है। और आप ये देखें कि अगर ये इसमें अवाम से सगे होते 35 साल 3 बारियां शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब दे चुके हैं, 7 बारियां जरदारी साहब दे चुके हैं, इनकी कौन सी आवाज के साथ हमदर्दी है? 27% इन्फ्लेशन थी भुट्टो साहब के दौर में, बेनजीर साहिबा के दौर में थी, हाइस्ट इन्फ्लेशन थी। आज की हुकूमत अपने टैक्सेस कम करके अवाम को रिलीफ दे रही है।
आज पेट्रोल प्राइसेस आज पूरी दुनिया के अंदर अगर हम देखें, अमीर ममालिक तड़प उठे हैं, एनर्जी क्राइसिस आ गया है, चाइना के अंदर लोड शेडिंग हो रही है, इंडिया के अंदर लोड शेडिंग हो रही है, पूरा यूरोप जो है एनर्जी की प्राइसेस एनहांस करे, पेट्रोल की प्राइसेस मतलब वो 85 नहीं, लेकिन आलिया साहिबा, अगर ये सब कुछ आप जिस तरह बता रही हैं, सबको मालूम है कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई पूरी दुनिया में। कल इजलास भी हुआ, इमरान खान साहब ने किया, खुसूसी महंगाई के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि सब्सिडी देंगे, उन्होंने कहा कि पेट्रोल बाइक्स को सस्ता देंगे, उन्होंने ये भी कहा कि गाड़ियों के लिए कोई बात नहीं, रिक्शे जो चला रहे हैं उनको सस्ता दे देंगे। तो फिर आप ये इजलास ही क्यों बुलाया अगर कुछ हो नहीं सकता तो? फिर देखिए जी, हमने इजलास इसलिए बुलाया है कि हम इंटरनेशनल इन्फ्लेशन से अपने उस तबके को जो एक खतरे गुर्बत से नीचे है, जो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, हम उससे सपोर्ट करने लगे हैं। हम उन्हें आटा, चीनी, दालें, खुर्दनी तेल जो ऑल ओवर द वर्ल्ड और पाकिस्तान बिजनेस ऑपोजिशन तो वो है जो अंधेरों में धकेलने वाली है अवाम को, ऑपोजिशन तो वो है जो इम्पोर्ट बेस्ड जरी अजनास इस मुल्क को तोहफा देते गई है। आज हम ये चाहिए कि दोबारा से हम पाकिस्तान को एग्रीकल्चर में जरी अजनास में सेल्फ सफिशिएंट करें ताकि इम्पोर्ट का इफेक्ट हमारे ऊपर ना पड़े। आलिया साहिबा, हम सब्सिडाइज्ड रेट पर आटा, चीनी, दालें दे रहे हैं। सही, ये बातें तो हम 3 साल से सुन रहे हैं, लेकिन आलिया साहिबा रिलीफ मिल नहीं सका ना आवाम को। ना सब्सिडाइज रेट पर चीनी अवेलेबल होती है, शेल्फ से गायब हो जाती है, यूटिलिटी स्टोर जो एक बड़ा नारा लगाया जाता है, ना ही अशिया खुरोनोश। आपने कल का एक सर्वे भी देखा होगा, पाकिस्तान में महंगाई 9% पर चली गई है और दुनिया में 43 ममालिक में हमारा नंबर जो है वो चौथा आ गया है। भारत की आप मिसाल दे रही हैं, लेकिन भारत 16वें नंबर पर है। बांग्लादेश की इकोनॉमी भी हमसे बहुत बेहतर है, तो वहां भी तो एनर्जी क्राइसिस है जिसका आप पहले जिक्र कर रही थी। जी, मैं सबसे पहले ये बता दूं कि अगर हम इंडिया की मिसाल देते हैं तो हमें ये इंडिया की मिसाल ये देनी चाहिए कि हमारी फूड इन्फ्लेशन के अगेंस्ट इंडिया की फूड इन्फ्लेशन इज 10.6%। दूसरी चीज आपने ये कहा है, हमने बिल्कुल यूटिलिटी स्टोर को 34 अरब की सब्सिडी दी आटे, चीनी के लिए, लेकिन दैट वाज नेवर अ टारगेटेड सब्सिडी। अब हम सिर्फ टारगेटेड, क्योंकि वहाँ कोई भी जाता था और जाकर आटा, चीनी उठा के ले आता था। अब हम ये चाह रहे हैं कि वो 2 करोड़ घराने जो खतरे गुर्बत से नीचे हैं या जो ये चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हम उन्हें रिलीफ दें। अब आप ये देखें कि हुकूमत क्या कर सकती थी। हुकूमत पेट्रोल में अपने टैक्सेस कम कर सकती थी, हमने पेट्रोलियम लेवी सेल्स टैक्स कम कर दिया, लेकिन अगेन वो उस तबके के लिए जो रक्षा चलाता है, जो मोटरसाइकिल चलाता है, उसके लिए सफिशिएंट नहीं था और वो इससे हर्ट हो रहा था। इसलिए हम उनको और सबसे ठीक है, आप और मजीद मतलब चाह रहे हैं कि टारगेटेड सब्सिडी लेके आई जाए, उसके लिए प्लान अभी बना रहे हैं, ऑब्वियसली बना नहीं है और वो सामने आ जाएगा चंद दिन में। अंजुम रशीद साहब भी, आलिया साहब हमारे साथ हैं, मियां सैफुर रहमान साहब भी साथ हैं। अंजुम साहब, आप क्या कहेंगे? आलिया साहब ने जो बताया कि हम लेके आ रहे हैं टारगेटेड सब्सिडी इस तोड़ में, महंगाई के तोड़ के लिए। देखिए, एक तो ये जो टारगेटेड सब्सिडी है वो कि सिर्फ रिक्शे वाले को दे दें और मोटरसाइकिल वाले को दे दें, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक बात की निशानदेही करती है कि इमरान खान बहुत परेशान है, बहुत प्रेशर में है। लेकिन ये टारगेटेड सब्सिडी देने के लिए एक तो वो अमलन कैसे देंगे, दूसरा ये इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पाकिस्तान की मईशत पहले ही बदहाल नहीं, तबाह हाल है। हम तो दिवालिये के करीब जा रहे हैं। हमसे तो जो है वो 12 अरब डॉलर का इस दफा कर्जा अदा नहीं होगा, हम बहुत बुरे हालात में हैं। इसमें सब्सिडी के लिए पैसे कहां से आएंगे? लेकिन बात यह है कि अगर सिर्फ सब्सिडी देने पे जोर करने की बजाय अगर इमरान खान कोई अपने साथ एफिशिएंट टीम रखें तो भाई $8 में मिलने वाली LNG जो है वो आप 15 और 25 डॉलर में क्यों खरीद रहे हैं? अब बात यह है कि जो नाहली है और जो नाहली को और भी क्या लफ्ज़ मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, उस नाहली को दूर करें तो किसी हद तक सूरत हाल बेहतर, ठीक है, किसी हद तक सूरत हाल बेहतर हो सकती है। मियां साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? आलिया साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी कि टारगेटेड सब्सिडी दे रहे हैं और उन्होंने कहा कि 2 करोड़ के करीब लोग हैं जो इससे फायदा उठाएंगे। आपको लगता है कि कुछ बेहतर होगा आवाम के लिए? मुझे तो ये 1 करोड़ नौकरियों वाले वादे की तरह लग रही है ये चीज। वो बिल्कुल, मुझे मेरे भाई अंजुम ने बड़ी अच्छी बात की है, ये काबिल अमल कैसे होगी? अब देखें ना, रूट कॉजेज को पकड़े। और दूसरी ये बात है कि अगर आप निजाम हुकूमत जो है, आप हुकूमत को ले लेते हैं, इक़्तिदार में आगे सिलेक्टेड हैं, अनसिलेक्टेड हैं, इलेक्टेड हैं, मैंडेट है, पीछे नहीं है,
ये ओवर कॉन्फिडेंस से तो हुकूमतें नहीं चलती। ठीक और है। इंतजार करना कि आप अभी उस नशे ही से नहीं बाहर आए, उस मजे ही से नहीं बाहर आए कि जी हम इक़्तिदार में हैं। ये तो देखिए ना कि पहले दिन से, बल्कि पहले दिन नहीं, मैं तो कहूंगा जो 22 साल से इनको करना चाहिए था ये काम। बिल्कुल ठीक। यानी हुकूमतें बनती हैं या नहीं बनती, ऑपोजिशन अपना काम करती रहती है, वो शैडो गवर्नमेंट के तौर पे मुतबादल मंसूबे बनाती हैं, नाकाम भी होते हैं, कामयाब भी होते हैं, लोगों से मुलाकातें भी करते हैं। आप प्लानिंग करते रहते हैं। अगर आप प्लानिंग करेंगे कि चले अभी तो हम आएंगे 6-7 महीने, तो अभी जरा गपशप करेंगे, फिर मुलाकातें करेंगे, तकारीर करेंगे, दुनिया में घूमे फिरेंगे, फिर कोई काम करना शुरू करेंगे। और फिर ये है कि देखिए, एक जो कप्तान होता है या चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, उसकी एक बड़ी धाक होती है, उसका एक खौफ होता है। वो मास्टर ऑफ ऑल आर्ट्स नहीं होता, लेकिन वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होता है। उसके बारे में ये तसव्वुर होता है कि इसकी आंख का इशारा जो है हमने उसके यहाँ तो ब्यूरोक्रेसी खिला रही है, टेक्नोक्रेसी खिला रही है। ब्यूरोक्रेसी खिला रही है, टेक्नोक्रेसी खिला रही है। आलिया साहिबा, मियां साहब ने भी कहा, अंजुम साहब भी कह रहे हैं कि कुछ टीम में प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, कुछ एतराफ़ में कमी नज़र आती है कि महंगाई है, क्योंकि बहुत से वज़रा ये भी कहते दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ PDM भी अब भरपूर सड़कों पर है और टारगेट उनका भी महंगाई का ही है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। आपके भी इजलास हो रहे हैं, PTI भी परेशान है, तो फिर आपको लग रहा है कुछ वाकई बहुत जल्दी करने वाली है गवर्नमेंट इस हवाले से? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं 2-3 चीजों की यहाँ पर क्लैरिटी दे दूं। सारी दुनिया ने देखा है कि कोरोना के अंदर किस तरह से एहसास के तौर पर जो हमारा सबसे निचला तबका था उसको हमने 12,000 का रिलीज किया। तब भी हमें सब यही कहते थे, इसमें सुपर पावर्स यानी US तक अपने लोगों को रिलीफ देने में कामयाब नहीं हुई, जबकि हमने बहुत सक्सेसफुली अपना वो जो सबसे लोअर तबका उसको हमने स्मार्ट लॉकडाउन करके हमने उनको इस जिससे कह लें कि कोरोना की आलमी वबा से बचाया। तो अब भी किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि हुकूमत कितनी सीरियस है। दूसरी चीज है कि मैंने आपको ये बताया था कि आज तक सिर्फ 1 साल में हम यूटिलिटी स्टोर्स की 34 अरब की सब्सिडी दे चुके हैं। लेकिन अगर हम अब देखें तो अब हम सिर्फ उस एक तबके को टारगेट कर रहे हैं जो इससे सफर कर रहा है। इसके लिए यूटिलिटी स्टोर है वो डिजिटलाइज हो चुका है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि जब वो डिजिटलाइज तो 70 सालों में क्या हम वो करके राशन कार्ड के टाइप की एक चीज लेकर आ रहे हैं जिससे अवाम को आलिया साहिबा चीज मिलेगी जी, सस्ती चीज मिलेगी। ये बता दीजिएगा इसमें टाइम कितना लगेगा, क्योंकि मियां साहब ने डायरेक्टली, मियां सैफुर रहमान साहब ने डायरेक्टली बोला है कि ये तो 1 करोड़ नौकरियों वाला लग रहा है। तो अगर आप कोई टाइम फ्रेम दे सकें कि जब तक ये पूरा प्लान जो है वो एग्जीक्यूट हो सकेगा। देखें जी, हम बहुत जल्दी ये सारा कुछ कर रहे हैं और मैं आपको इसीलिए बता दूं कि जब हमें ये बात की जाती है तो मुझे क्यों फिगर से जवाब देना पड़ता है। 10 अरब यूटिलिटी स्टोर कमा रहा था, अब उसका जो टर्नओवर है वो 100 अरब के ऊपर चला गया। इसका मतलब है कि लोग यूटिलिटी स्टोर से जाकर चीजें लेते हैं। अब जब यूटिलिटी स्टोर के ऊपर बायोमेट्रिक सिस्टम हो जाएगा, अब जब यूटिलिटी स्टोर के अंदर वो लोग सिर्फ वहां से चीजें सब्सिडाइज्ड रेट पर ले सकेंगे जिन्हें इसकी जरूरत है, या हमारे मोटरसाइकिल और रक्षा सवार को इमीडिएटली हम पेट्रोल के ऊपर रिलीफ देंगे। तो ये बहुत जल्द ठीक है, जल्द से जल्द होने लगा है। और टारगेटेड अवाम यानी कि वो लोग जो गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं उन्हें रिलीफ दिया जाएगा। गवर्नमेंट तो काफी डिटर्मिन्ड लग रही है कि हम ये प्लान एग्जीक्यूट कर लेंगे, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि एग्जीक्यूशन हो सकेगी या नहीं। आलिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी। और इसके साथ साथ जैसे कि मियां साहब और अंजुम साहब आप के साथ दीगर भी टॉपिक्स हैं जो कि हमने डिस्कस करने। एक और मामला है जो कि बहुत अहम इस वक्त हो चुका है। कल तहरीक अदम एतमाद पेश की गई, जब तो फिर अब वोटिंग होगी 25 अक्टूबर बलूचिस्तान में। आपको क्या लग रहा है मियां साहब, आप पहले बताइएगा कि क्या सिचुएशन नज़र आ रही है आपको? जहां कमाल साहब के हवाले से कल कुछ वहां पर अरकान गायब भी नज़र आए, उनको कहा गया कि शायद वो मौजूद नहीं थे और फिर इगवा हो गए, लेकिन ये खैर मामला अलग है। आपको क्या लग रहा है जो सिचुएशन इस वक्त नज़र आ रही है बलूचिस्तान असम्बली में? देखिए, मैं इस वक्त की सिचुएशन पे भी आऊंगा, थोड़ा सा अगर ऐसे 1-2 मिनट उसका मुख्तसर पस मंजर भी बयान करूंगा कि बलूचिस्तान हमारी सॉफ्ट अंडरबेली है। ये जो हमारे जो दुश्मन कुव्वतें जिनको हम दुश्मन कहते हैं या मानते हैं, वो हमारी तमाम कमजोरियों को बाकायदा उसका बगौर जायजा लेते रहते हैं और मुतवातिर इस तरह की मनसूबाबंदी करते हैं, ऐसी प्लॉटिंग करते हैं। कुलभूषण यादव का भी आपको पता है सारा वाकया। ये बलूचिस्तान एक बड़ा हिसास किस्म का ये हमारा इशू रहा है
आगाज हकूक बलोचिस्तान जरदारी साहब ने किए, लोगों को वहां पे खुश करने के लिए किया। सरदारी निजाम जो था वो इस्तेसाल करता था, लोगों तक कोई फवायद पहुंचते नहीं थे अगर कहीं से कोई ग्रांट आ गई। इस तरह की वो जो बंदर बांट का एक सिलसिला रहा, और माजी की हमारी हुकूमतें, अक्सर जो हुकूमतें थी और माजी की हमारी स्टैब्लिशमेंट भी वहाँ बहुत घनौना खेल खेलती रही है, जिसके नतीजे में ये आपस में भी हमारा एक फसाद रहा हुकूमतों का और स्टैब्लिशमेंट का, और उससे ये रखना पड़ता रहा। और तरक्की जो है वो पसमानदगी दर पसमानदगी, यही वहाँ के हालात हैं। हमें बलोच लीडर्स मिलते हैं, चीफ मिनिस्टर्स भी मिलते रहे, यहाँ हम उन्हें पूछते भी रहे, जाम कमाल भी यहाँ तशरीफ लाए, कुदूस जो भी लाए, वो फिर कुछ बातें तो गोल कर देते हैं, कुछ रिकॉर्डिंग की बात करते हैं जी हम उसके लिए कुछ काम कर रहे हैं। और अब देखिए ना, कल ये जो तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश हुई, उसके साथ जो तकारीर की गई, जो नाराज अरकान थे, मतलब सनाउल्लाह बलोच साहब और दीगर एक दो और भी थे, खेतरान साहब थे, उन्होंने बाकायदा कुछ ऐसे भी शिकायत की जो जिनका तल्लुक बराह रास्त वफाक से था। यानी वफाक में भी अगर वहां देखा जाए तो वो ये अपनी जगह पे जानते कि जी गैस का मसला है, मुलाजमतों का मसला है, सीपा का भी शायद एक आध बात की गई, कुछ और इलाकों के लोग ये थे कि हमें महरूमियां मिली, लेकिन वफाक से भी तो वो ये चाह रहे थे, इस मामले में वो हक पे जानते थे कि जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो चीफ एग्जीक्यूटिव हो, वो वफाक से बात करें। बिल्कुल सही, रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। लेकिन ये तो वफाक का भी मैं फेलियर कहूंगा ना। ठीक है, वफाक का भी फेलियर है, लेकिन अब असेंबली में क्या होगा ये तो 25 अक्टूबर को ही पता लगेगा। अंजुम रशीद साहब, 25 अक्टूबर को वोटिंग होगी, क्या आपको लगता है कि जाम कमाल जो है वो कॉन्फिडेंट इनफ है, क्योंकि अभी तक उन्होंने इस्तीफा तो नहीं दिया और कहा कि मैं दूंगा भी नहीं, तो वो फेस करने जा रहे हैं तहरीक अदम-ए-एतमाद? देखिए, अब तक की जो सूरत हाल है उसमें जाम कमाल के खिलाफ 33 जो 65 का हाउस है उसमें 33 उनके खिलाफ उन्होंने करारदाद पेश कर दी है। तो इसलिए जाम कमाल साहब का जाना तो ठहर गया। लेकिन बदकिस्मती यह है कि बलूचिस्तान जो पहले ही बहुत पसमानदा है, दुनिया के पसमानदा तरीन इलाकों में शामिल है, जहां गुर्बत और बेरोजगारी अपनी इंतहा को है, वहां पर अगर जाम कमाल साहब हार जाएं तो और या जीत जाएं तो, दोनों सूरतों में मजीद तबाही आएगी, मजीद माशी बदहाली आएगी, मजीद पसमानदगी आएगी। क्योंकि जो नई गवर्नमेंट बनेगी, अगर तो जमाल साहब जीत जाए तो भी एक अपोजिशन का और एक उनकी मुखालफत का जो प्रेशर है वो रहेगा, और अगर जाम कमाल हार जाए तो जो पार्टी के अंदर लोग हैं वो इसी पार्टी के नेक्स्ट सीएम भी तो बाप से ही होंगे, बिल्कुल अदम इस्तेहकाम रहेगा, वहां डेवलपमेंट। बलूचिस्तान का कोई फायदा नहीं है, अवाम का फायदा नहीं है, सिर्फ ये आपस के अरकान है, इनका इंतशार रहेगा, अदम इस्तेहकाम रहेगा, सियासी तौर पर अनस्टेबल रहेगा, जहां पहले ही ना तालीम है। सही है अंजुम साहब, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो वोटिंग के ऊपर बात गई है जो कि 25 अक्टूबर को होनी है। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। मियां सैफुर रहमान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। हम एक ब्रेक लेते हैं, फिर आएंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब हम बात करेंगे पंजाब में बल्दियाती इदारों की बहाली में ताखीर की तहकीकात का फैसला किया गया। सुप्रीम कोर्ट खासी बरहम नजर आई है पंजाब में, और ये बल्दियाती इदारे बहाल करने का नोटिफिकेशन तो हो गया, लेकिन अभी भी कुछ अभाम बाकी है। बिल्कुल, और नोटिफिकेशन हम जैसे कहते हैं बादल नाख्वास्ता उन्हें जारी करना ही पड़ा और बल्दियाती इदारे बहाल भी हो गए। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मेयर लाहौर मौजूद हैं, कर्नल रिटायर्ड मुबशिर साहब, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे और मुबारकबाद भी पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब। जी बहुत शुक्रिया। कर्नल साहब, ये बड़ी एक तवील जंग आपने जो लड़ी है कुछ पिछले महीनों में, उसमें ऐसा लगा कि आपने हिम्मत नहीं हारी है और बाकायदा आपका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया और आपने मेक श्योर किया कि कानून की बालादस्ती हो, उसके लिए आपको मुबारकबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, 30 महीने से हम जंग लड़ रहे हैं और अभी तक जारी है। 25 मार्च को इस साल हमें बहाली का हुक्म मिल गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, और 25 मार्च के बाद हुकूमत पंजाब ने बहुत सारे ऐसे इक़दाम कर दिए जो इनको नहीं करने चाहिए थे, और वो भी कोई इतने बड़े ड्रास्टिक नहीं हैं। आई मीन ज़िलों की जगह पे इन्होंने तहसील को फाइनेंशियल अथॉरिटीज़ दे दी, स्टाफ को उसी एरिया के स्टाफ को वहाँ पर रीएडजस्ट कर दिया। बहरहाल ये हमें लटकाते रहे, टरखाते रहे। उसके बाद हम चले गए सुप्रीम कोर्ट में दोबारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की हमारी 2 तारीखें पड़ी और उसके बाद तारीख थोड़ी डिले हो गई। तो जो आईन पाकिस्तान है वो हमें इख्तियार देता है
कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो हम हाई कोर्ट में चले गए, वहाँ पर जस्टिस साहिबा ने फौरी तौर पर तारीख देनी शुरू कर दी और वहाँ दूसरी उन्होंने कहा कि लाएं जी आप स्कीम बताएं। तो हमने कहा जी स्कीम क्या, इम्प्लीमेंटेशन है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हो चुके हुए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं ये गवर्नमेंट के लोग हैं, इनसे हम मांग लेते हैं। तो उन्होंने ट्रांजिशन कमेटियाँ कहीं जी हमने बना दी हैं और उसका एक टाइम उन्होंने रख दिया। तो हमने कहा चलें जी ट्रांजिशन कमेटियों में बैठ जाते हैं, ये कहाँ तक चलते हैं। ट्रांजिशन कमेटियाँ बनने के बाद जिस दिन तारीख थी अगली के जज साहबा को जाके बताना था कि जी ये आउटकम है, मैं खुद उस ट्रांजिशन कमेटी में बैठा। तो उस दिन आके पंजाब गवर्नमेंट ने जो जवाब एक साथ जमा कराया वो ये कराया कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डेटेड 25 मार्च 2021। अच्छा, ये जज साहबा ने जब देखा तो उन्होंने कहा ये क्या आप ले आए हैं, इज इट पॉसिबल कि आप इस तरह का जवाब दे सकते हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा आप इसको विड्रॉ करना चाहते हैं या रखना चाहते हैं। तो वो कहते हैं नहीं जी यही जवाब है। हम सारे वहां थे, जज साहबा ने कहा कि ये आप विड्रॉ कर रहे हैं, इट इज बेटर फॉर यू। मामला हुआ उसके बाद देखिए ना, अब 20 तारीख आ गई जो कल आप। हाँ जी, अब यहाँ ये लिंक होता है जिसकी तरफ मैं आ रहा हूँ, जो आपका मुद्दा भी है। अब कल हमारी तारीख थी और इससे पहले 5 रोज पहले तारीख थी, ईद मिलादुन नबी की वजह से 1-2 दिन लेट हो गई। तो वहाँ हम गए थे, तो वहाँ पर चीफ जस्टिस साहब ने ये फरमाया कि 20 तारीख तक इनकी बहाली का नोटिफिकेशन करके और इनको बहाल करके, यानी कि फ़ाल करके, बहाल तो हमें सुप्रीम कोर्ट कर चुकी थी, आप आ जाएं। इन्होंने जो है इन्हीं 17 तारीख को एक ऑर्डर निकाल दिया कि जो वो पुराने ऑर्डर जिसके तहत डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर्स और एसीज को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया था वो हम करते हैं, विड्रॉ करते हैं, सब्जेक्ट टू रिव्यू पिटीशन जो कि हमने सुप्रीम कोर्ट में डाली हुई है। अच्छा, जब कल ये लेटर वहाँ सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब के सामने पुटअप हुआ तो वो भरम हुए कि ये तो इसके जो मंदरजात हैं यही सही नहीं है। उसके साथ हमारे वकील साहब ने कहा कि जनाब अली ये टरखाने के चक्कर में हैं, ये इम्प्लीमेंट करने के मूड में नहीं है आपके ऑर्डर। और ये देखें, हम लाहौर हाई कोर्ट में अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान गए थे आपके ऑर्डर्स की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो उन्होंने ये वहाँ ये जवाब दिया कि इट इज नॉट पॉसिबल। तो देखिए हो गया, बहाली में ताखीर की तहकीकात का फैसला तो अलग से होता रहेगा ना कि जी क्या वजह बहाली की, क्यों नहीं लेट हुआ, क्या वजह हुई, ये लेट क्यों हो गया। लेकिन अब इस वक्त स्टेटस क्या है, करंट स्टेटस क्या है? ये कल भी देखें, चीफ जस्टिस साहब ने कल भी ये फरमाया कि ये बहाल हैं, ये अपना काम करें और ये आप इधर केस भुगते हैं और हम इंक्वायरी करवाते हैं कि क्यों इस तरह हुआ है। उसकी रूह से चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स की रूह के मुताबिक बल्दियाती इदारे पंजाब में बहाल हो चुके हैं। मैंने बहाल हो चुके हैं या नहीं, क्या इख्तियारात दे रहे हैं, क्या फंड्स मिलेंगे, क्या आप एक्चुअली आवाम को रिलीफ देने में अपना रोल प्ले कर सकेंगे? देखें जी, अभी तो इनको जो वज़ीर आला साहब हैं और उनकी कैबिनेट है उनको ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा तकलीफ में होंगे जो कल की कार्रवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो मैंने तो जाके आज दफ्तर बैठना है, मैंने परसों एक मीटिंग कर ली थी, ऑफिसर्स को बुलाया था, 1-2 ऑफिसर्स नहीं आए थे। आज मैं उनके खिलाफ पीटा के एक्शन के तहत एक्शन लूँगा, बिकॉज मेरे पास तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर्स है, मैंने तो उसके मुताबिक चलना है। चीफ जस्टिस साहब ने खुद पिछली तारीख में कहा था मेयर लाहौर किधर हैं, तो मैंने उनके सामने खड़े हुआ तो उन्होंने कहा कि आप काम करें, काम क्यों नहीं करते हैं। तो मैंने तो जनाब इंसाफ के कटारे में खड़े होकर सजा नहीं लेनी। मैंने क्या होता है कैप्टन साहब, मसला ये है कि कैप्टन साहब के मसला ये होता है कि जब आप आते हैं ऑफिस में तो आपके पास तो स्टाफ भी होना चाहिए, आपके पास अगर आप ऑर्डर जारी करते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्टाफ होना चाहिए, फिर अगर आपने कुछ अकाउंट्स में से कुछ लेना देना है तो वो भी आपके पास इख्तियारात होने चाहिए। ये चीज़ें एक्टिव नजर आ रही हैं, आपको हो पाएंगी? क्योंकि ये सिर्फ अगर नोटिफिकेशन कहता है कि फिर फायदा क्यों नहीं? अल्टीमेटली आप देख लेना कि कल मजबूर होकर इतने एक सीजन्ड ऑफिसर ने कह दिया कि जनाब हम समरी भेजते हैं, कैबिनेट जब तक मंजूरी नहीं देती हम उसका ऑर्डर नहीं कर सकते। और अल्टीमेटली बात उन्हीं कहाँ आई, चीफ जस्टिस चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब के ऊपर। तो अभी अगर हमारे दफातर में भी यही करेंगे तो बात किसके ऊपर आएगी? चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब के ऊपर। और चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब वजीर आजम ने वो लगाया जो पूरी तसल्ली से हमारे सूबे के साथ बदला लिया जा रहा है। इवन उसके जो मिनिस्टर्स हैं वो भी प्राइवेट महफिलों में कहते हैं कि हम क्या करें, इसको तो कुछ समझ नहीं है। तो वो आदमी जिसको ये पता नहीं है कि लाहौर शहर की गंदगी की सफाई का मुआयना कैसे करना है, तो उसको इम्प्लीमेंटेशन का पता कैसे होगा? डटाई है,
हट दर्मी है इस वक्त इस सो कॉल्ड अवामी हुकूमत की, और जो लोगों के मसाइल हैं, शहर में गंदगी के ढेर लग गए हैं, हॉस्पिटल्स में गंद पड़े हुए हैं, कोई जो ये आपकी स्ट्रीट लाइट्स हैं, गलियां टूट फूट का शिकार हो चुकी हुई हैं, रिश्वत ले रहे हैं लोग, ये जो है अपना बर्थ सर्टिफिकेट। मैं तो जनाब अभी सीधा दफ्तर जाऊंगा और आप देख लीजिएगा, आप हमारे साथ होते हैं इंशाल्लाह ताला वी विल डू मच बेटर। लेकिन आपको बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, इतने आराम से ना आपको इख्तियारात मिलेंगे, ना आपकी बात सुनेंगे, ना आपको फंड्स जारी किए हाँ जी, ये लग रहा है ये चैलेंज जो है वो केस लड़ने से उससे भी बड़ा होगा। हाँ, मगर लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। तौर पर आपकी पोजीशन मजबूत है, मैं समझता हूँ कि कानूनी तौर पर हम बहुत मजबूत हैं, और मुझे आगे कानून की इम्प्लीमेंटेशन का अल्लाह ने कोई तरीका भी सिखाया हुआ है। थैंक यू सो मच कर्नल साहब, हमारे साथ मौजूद थे। गुड लक फॉर दिस चैलेंज टिल 31 दिसंबर। हमें लेनी है एक ब्रेक, फिर आते हैं। वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप की, और T20 वर्ल्ड कप में प्रैक्टिस मैच जहां पर बड़ी टीमों के जा रही हैं और दूसरी तरफ क्वालिफाइंग राउंड भी जारी है, तो हम देख रहे हैं बड़े ज़बरदस्त मैचेस हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का अच्छा खेलने के बावजूद हार गया साउथ अफ्रीका से। कैसा आपको लगा वैसे मैच? ऐसे लगा कि हम ऐसे जाते हैं और फिर एकदम ऐसे आ जाते हैं, ये कुछ समझ नहीं आया। बहरहाल कल बहुत से प्लेयर्स के ऊपर क्वेश्चन भी रेज हुए कि वो क्यों नहीं खेल सके, इवन इंक्लूडिंग बाबर आजम जो कल इतना अच्छा नहीं खेल सके जितना उनसे एक्सपेक्टेड है, लेकिन कोई बात नहीं, हम उनको ये मार्जिन दे देते हैं कि वो इतवार वाले दिन बड़े मैच 24 अक्टूबर में अच्छा परफॉर्म करेंगे। हाँ, अलबत्ता फखर जमान जो है वो बड़ा जबरदस्त खेल रहे हैं, और माशाल्लाह ना सिर्फ जनूबी अफ्रीका बल्कि इससे पहले जो वेस्ट इंडीज का मैच हुआ उसमें भी उन्होंने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया और फिर रिटायर होकर चले गए और दूसरे प्लेयर्स को मौका जी। अब देख रहे हैं कि ओवरऑल अगर बात की जाए तो फिर हमें बॉलिंग को भी देखना होगा, क्योंकि 186 का आपने जब टारगेट सेट किया तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट तो हो जाते हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। और मुझे ऐसे लगा है कि अगर हमारे बॉलर्स थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हो गए तो उन्हें लग रहा था कि शायद ये मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम वो बड़ी टीम नहीं है जो एक ज़माने में होती थी। लेकिन हुआ क्या, फिर आखिरी ओवर में जब आपको 19 रन चाहिए तो फिर हसन अली ने एक स्टेप आगे गए, उन्होंने 22 रन दे दिए। तो मतलब अब ये होता है कि आप जब फोकस ना करें तो डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है। अगर आप ऐसा करेंगे कि आप आखिरी बॉल तक आप अपने को जीता हुआ महसूस ना करें, 19 रन थोड़े नहीं होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं होते हैं। कई हमारा प्रॉब्लम ये भी है कि वार्म अप मैच है, कोई बात नहीं, देखी जाएगी। वार्म अप मैच में भी आपको अपनी 100% एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है ना। एग्जैक्टली। हाँ, आसिफ अली कल अच्छा खेले, उन्होंने भी ठीक ठाक स्कोर बना लिया और फिर वो रिटायर होकर चले गए। हैदर अली को लोग मिस कर रहे थे, हैदर अली नजर नहीं आए इस मैच में। मेरा ख्याल है हैदर अली की फॉर्म जो है, उन्होंने देखा कि वो ऑलरेडी पावर हिटर तो हैं ही हैं, तो वो तो उनको उन्होंने टेस्ट नहीं किया, शायद जो भी स्ट्रेटजी होगी टीम मैनेजमेंट की। लेकिन जो प्लेयर्स टेस्ट हुए हैं उनमें अच्छी परफॉर्मेंस ओवरऑल आई है। प्लेयर्स हमारे कुछ ऐसे शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज के बारे में है कि उन्होंने उस तरह से हिटिंग नहीं की है जो कि रिक्वायर्ड थी, शायद ज्यादा हिटिंग कर सकते थे। लेकिन मुझे यहाँ पर जरूर कहना है कि बॉलिंग पर हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, बॉलिंग पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के साथ मुकाबले में इंडिया की जो बैटिंग लाइन है वो बहुत स्ट्रांग है। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, मुल्क की इकानमी और मईशत पर बहुत बात आजकल हो रही है, क्योंकि मेन टॉपिक ही है, वो चाहे IMF से मुज़ाकरात के हवाले से हो या डॉटरी उड़ान, जिसके जो पूरे ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो आवाम पर आते हैं। IMF के बारे में गवर्नमेंट की तरफ से ये बयानिया है कि बहुत जल्द मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे और वो अपनी जो किस्त है वो जारी कर देंगे, जिसके तहत फिर हम अपनी बाकी की चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। पाकिस्तानी टीम इस वक्त अमेरिका में है, मुज़ाकरात कर रही है, रजा बाकिर और शौकत तरीन साहब भी वहीं पर हैं। लेकिन ये बड़ी अफसोस की बात है कि जब ये कहा जाए कि महंगाई हो रही है, इसकी वजह से कुछ लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है। ये चीज़ जब गवर्नमेंट की तरफ से स्पोक्समैन कहेंगे तो फिर अफसोस की बात। रजा बाकिर साहब ने कह दिया कि अगर महंगाई हो रही है, डॉलर महंगा हो रहा है, तो फिर अनोखी और इंतहाई जिसे कहते हैं ना भोंदी किस्म की ये लॉजिक थी कि पाकिस्तान में रहने वालों को आप दिलासा दे रहे हैं कि जी डॉलर अगर 175 को टच कर रहा है तो उससे फायदे वाली साइड को भी देखना चाहिए। ये मंतक समझ नहीं आती, और फिर आप ये दावा कर रहे हैं कि महंगाई में कमी हुई है और लोगों की जो कुव्वत खरीद है, यानी कि लोगों की जो कुव्वत खरीद के साथ साथ पर कैपिटा इनकम जिसका हम जिक्र करते हैं, रजा बाकिर साहब कह रहे हैं कि उसमें भी इजाफा हुआ है। ये कौन से आदादो शुमार है जो आवाम को समझ नहीं आ रहे? ये कौन सी चीज है
जो अवाम उससे खुश नजर नहीं आ रही, लेकिन आप दावा करके बड़ा खुश हो रहे हैं। मैं बताऊं कौन लोग हैं जो रजा बाकी साहब को नजर आते हैं, जी, उनके इर्द गिर्द जो उनके दोस्त हैं ना वो बहुत अमीर लोग हैं, उनकी कैपिटा इनकम बड़ी है तो इसलिए उनको नजर आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान की अगर हकीकत में जाकर लोगों को देखें तो किसी की इनकम बढ़ती नजर नहीं आ रही है। जो मेजॉरिटी में अवाम है, जो करोड़ों 15 करोड़ वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान में इस वक्त परेशान हैं, 10 करोड़ वो लोग हैं जो कि 2 वक्त की रोटी खा नहीं पा रहे हैं। आप टारगेटेड सब्सिडी की तरफ बात करें, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जी लोगों को इस डॉलर के बढ़ने से, गोल्ड के बढ़ने से कुछ फायदा हो रहा है। तो ये जो कि आप ट्रांसलेशन करेंगे महंगाई की या फिर IMF के मुज़ाकरात की, तो फिर मेरे ख्याल में अफसोस की बात है। बिल्कुल, इस पर हम बात करेंगे। फारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीरियन इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे हम जानते हैं। फारूक साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये जो आज अनोखी मंतक सामने आई है गवर्नर स्टेट बैंक की, कि कह तो वो सही रहे हैं, अनोखी मंतक नहीं है, कह सही रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं और वहां बैठकर हमें लेक्चर देते हैं कि सब्र रखें, इमरान खान साहब बड़े ईमानदार हैं, हुकूमत जो है वो कुछ अच्छे इकदाम कर रही है। तो बस इसी में हम फिर खुश रहें? देखिए, 2 हकाइक हैं। एक हकीकत यह है कि इस वक्त 22 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो 22 करोड़ मिलके कहीं 30-31 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे या बड़ी मुश्किल से कर पा रहे हैं, और वो 80 लाख पाकिस्तानी जो बाहर काम कर रहे हैं वो भी तकरीबन उतनी ही रकम जो है वो वापस पाकिस्तान भेज देते हैं। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि हम इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं, हमारा इन्हिसार इतना ज्यादा जो पाकिस्तानी बैरून मुल्क काम कर रहे हैं उनसे हो गया है। ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये जितनी तेजी से रुपया जो है वो डॉलर के सामने गिरा है, उसके नतीजे में आप देखिए कि 74 साल में पाकिस्तान की 74 साला माशी तारीख में जो 6 नए रिकॉर्ड हमने कायम कर दिए हैं। पेट्रोल जो है वो 137 में, वो हमने पहले कभी 74 साल की माशी तारीख में नहीं देखा था। डॉलर जैसे हमने कहा 173-74 पे जा रहा है। आटा 75 रुपए, चीनी 115 रुपए, इसी तरह बिजली 23 रुपए का 1 यूनिट, और कर्जा जात जो है आप अंदाजा कीजिए कि कोई 10 साल पहले, 12 साल पहले हर पाकिस्तानी बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत के ऊपर 30,000 रुपए का कर्जा था। आज वो 2,18,000 रुपए का हर पाकिस्तानी बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत कर्जदार बन चुका है। सही, आपने बिल्कुल ठीक कहा फारूक सलीम साहब, और इसमें कोई शक नहीं है, हर शख्स जो है उसमें कर्जा भी इजाफा हो चुका। लेकिन आपने ये बात की, अफसोस की बात है जी कि रेमिटेंस की वजह से हम डिपेंडेंट हैं, लेकिन इसका फ़ायदा ठीक है एक मखसूस तबके को भी होता होगा, लेकिन जो महंगाई है वो तो मुसलसल बढ़ रही है। उसकी वजह से पाकिस्तान में आपने कहा कि जो 20 करोड़ लोग रह रहे हैं उनके ऊपर तो असर हो रहा है। तो उसके लिए फिर क्या किया जा सकता है? हम क्या इसको फ्री फ्लोट करने दें? फिर ठीक है, डॉलर जितना मर्जी चला जाए, वो थोड़े से लोग जो फ़ायदा उठा रहे हैं उनकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी बची है, तो फिर ठीक है, ये लोग तो क्या आपको लगता है कि उनकी अप्रोच ये ऑप्टिमिस्टिक थी कि बड़ी अच्छी साइड को भी देखना चाहिए, खुशखबरी को भी देखना चाहिए कि ओवरसीज पाकिस्तानी अमीर हो रहे हैं? देखिए, वो मैं समझता हूँ कि मुल्क से बाहर थे और उनका एक वो मार्केटिंग का स्लोगन था, वो रोशन डिजिटल अकाउंट जो है उसकी बात कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी जो बाहर काम कर रहे हैं वो पैसे भेजें और पाकिस्तान के पास रोशन डिजिटल अकाउंट में उनका बैलेंस बढ़ जाए। वो एक टारगेटेड ऑडियंस थी। वो बाकी 22 करोड़ पाकिस्तानियों को शायद मैंने कुछ देर के लिए भुला दिया था, और वो उन 80 लाख पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर काम कर रहे हैं उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं। देखिए, दूसरा मामला कुछ पाकिस्तान के अंदर ऐसा मामला है कि हम रियली फोकस करते रहते हैं नॉन इश्यूज के ऊपर। अब देखिए, आप असल इश्यूज के ऊपर फोकस कर रहे हैं। आप पूछ रहे हैं कि डॉलर का क्या हो रहा है, पेट्रोल का क्या हो रहा है, आटे का क्या हो रहा है, महंगाई का क्या हो रहा है। लेकिन आप कीजिए कि पिछले 15 दिनों से इस्लामाबाद के ऊपर मुकम्मल कब्जा है एक नॉन इशू का, और वो नॉन इशू ये है कि कौन बनेगा DGIS। ट्रू, बिल्कुल सही। और सर फारूक साहब, इसके साथ एक और बड़ा मसला है। आपने कहा ना कि रजा बाकी साहब शायद बाहर बैठे हैं, इस टाइम उन्होंने थोड़ी वो बात कर ली, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर बैठे विफाकी बुजुर्ग कह रहे हैं महंगाई नहीं है, यहाँ पर इंडस्ट्री ऊपर जा रही है, कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री ऊपर जा रही है, फार्मर्स ने बहुत पैसा कमा लिया है, गाड़ियाँ लोग खरीद रहे हैं, बाइक खरीद रहे हैं। तो ये जो बहुत छोटी सी एक मार्केट है, एक टारगेट ऑडियंस है जो कि परेशान है। तो अगर महंगाई का इदराक ही नहीं होगा, डॉलर ऊपर जाने से उसका इफेक्ट क्या होता है वो नहीं होगा, तो फिर कैसे मामला ठीक होंगे? जी, आपने ये बहुत इम्पोर्टेंट बात की कि महंगाई का अगर एहसास नहीं होगा हुकूमती तबकात में तो वो कोई पॉलिसी नहीं बना पाएंगे। वो तो ये बता रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है, दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, लेकिन एक पल्स कंसल्टेंट एक कराची की कंपनी है, उसने सर्वे किया है, उस सर्वे के नतीजे सामने आए हैं और वो ये कह रहे हैं कि 98% ऑफ पाकिस्तानी
यानी कि जो 22 करोड़ पाकिस्तानी है उनमें से 21 करोड़ और 60 लाख पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो महंगाई बन गया है। और दूसरी तरफ एक और उन्होंने जो फिगर बताई है कि सिर्फ 7% पाकिस्तानी 7% पाकिस्तानी जो है वो इस वक्त ये कह रहे हैं कि वजीर आजम साहब की पॉलिसीज के ऊपर उनको एतमाद है। यानी कि पूरे 22 करोड़ में से सिर्फ 15 लाख पाकिस्तानी ऐसे बचे हैं जो ये कह रहे हैं कि उनको वजीर आजम साहब की पॉलिसीज के ऊपर एतमाद। लेकिन ये वही बात आ जाती है ना कि फिर जब गवर्नमेंट डिनाइल मोड पे हो तो आवाम जो मर्जी कहती रहे, गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ता। और क्लियरली यही नजर आ रहा है, वो चाहे हम एनर्जी सेक्टर के क्राइसिस का जिक्र करें, वो चाहे हम पेट्रोलियम मसनूआत का जिक्र करें या अशिया ख़ुरानोश का, पाकिस्तान का नंबर मुसलसल गिरता जा रहा है, जहां पर गुर्बत में इजाफा होता जा रहा है। तो फारूक सलीम साहब, ये जो हम अभी जिक्र कर रहे थे गवर्नमेंट की पॉलिसीज का और गवर्नमेंट के एटीट्यूड का, तो बहरहाल कल कुछ एहसास हुआ गवर्नमेंट को और इजलास भी बुलाया और अब टारगेटेड सब्सिडी का प्लान लेकर आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये फिजिबल है और क्या गवर्नमेंट इस केपेबल है कि इसको एग्जीक्यूट कर सकेगी? देखिए, दो बड़े सवालात पैदा होते हैं जब भी हम सब्सिडी का जिक्र करते हैं। अगर हम IMF के पैकेज का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं तो IMF आपको पता है कि तारीखी तौर पे हमेशा सब्सिडीज के बड़े सख्त खिलाफ रहा। सब्सिडीज के लिए आपको अरबों रुपया चाहिए। जून के महीने में जब हमारे वजीर खजाना साहब ने बजट का ऐलान किया था तो उन्होंने खुद से हमें बताया था कि इस बजट के अंदर 4,500 अरब का खसारा है। अगर आप बजट के अंदर 4,500 अरब का खसारा है तो आप सब्सिडी की अमाउंट कहां से? ये बहुत ही मुश्किल थी। फिर इसकी प्रैक्टिकबिलिटी, इसके ऊपर अमल दरामद कैसे होगा? यानी साइकिल वाला जो है वो बार बार चक्कर लगाता जाए और अपनी टैंकी फुल करता जाए तो फिर रोका जाएगा। इसकी कोई एक तो प्रैक्टिकबिलिटी नजर नहीं आती, हुकूमत के पास पैसा नहीं है, IMF इस चीज की इजाजत नहीं देगा। मेरा ख्याल है कि प्रॉब्लम ये आ रहा है जो आपने पॉलिसी का बार बार जिक्र किया, पॉलिसी एक टीम बनाती है, इस वक्त पास कोई टीम एग्जिस्ट नहीं करती। अग्रीड कि टीम अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फिर वो ऐसी पॉलिसीज बनाएगी जो कि इंप्लीमेंट नहीं हो पाएंगी, जैसे कि टारगेट सब्सिडी और दीगर के प्लान्स होते हैं। अच्छा फारूक साहब, एक और मामला होता है, इमरजेंसी ब्रेक्स लगानी पड़ती हैं कई दफ़ा आपको इमरजेंसी टेकअप्स करने पड़ते हैं कि किस तरह से इसको हैंडल किया जाए। कहा जाता है कि इसहाक डार साहब ने आर्टिफिशियली डॉलर को रोका था जिससे अपेरेंटली मामला बेहतर हो गए थे। ये आर्टिफिशियली रोका जा सकता है क्या आज के दौर में, इस वक्त जो कि हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस हैं, अगर डॉलर को रोका जाए ये पॉसिबल है? और क्या इससे इंप्लीमेंटेशन कोई होगी, कोई आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं ये पॉसिबिलिटीज के साथ? देखिए, ये कतई नहीं हो सकता कि हम आर्टिफिशियली किसी चीज को रोक के रख लें और लंबे अरसे के लिए रख लें। मैं नहीं समझता हूं कि जिस तेजी से रुपया तक गिर रहा है उसका IMF से कतई कोई भी ताल्लुक है। हम हमेशा महंगाई आ रही है तो IMF की वजह से आ रही है, अगर पेट्रोल चढ़ गया तो IMF की वजह से चढ़ गया, अगर डॉलर गिर रहा है तो IMF की वजह से गिर रहा है। ये हम अपनी जिम्मेदारियां जो हैं, हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां जो है वो बड़ी आसानी से IMF के ऊपर मुंतकिल करने की कोशिश करती है। वेरी ट्रू। देखिए, इस वक्त हकीकत ये है कि हमने पिछले महीने 6.5 अरब डॉलर की इम्पोर्ट कर डाली है और जो एक्सपोर्ट का लेवल है वो जो 2013 में हमने अचीव किया था 31 अरब डॉलर का, उस बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो जहां पे भी इतना बड़ा इम्बैलेंस होगा उसकी करेंसी उस मुल्क की नेचुरली गिरेगी, उसका IMF से या उसको आर्टिफिशियली कंट्रोल करने से ये किसी के बस की बात नहीं। अब 70 अरब डॉलर की इंपोर्ट है सालाना की बुनियाद पे, कोई 30-31 अरब की एक्सपोर्ट है, ये 100 अरब डॉलर की मार्केट है, इसको मैनेज नहीं किया जा सकता। ये इवेंचुअली जो फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है उन्हीं के तहत ये काम करेगी। सही। फारूक सलीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे और तमाम पॉइंट्स को आपने बड़े वाज़े तौर पर खोलकर सामने रख दिया। और एक बात आपकी बिल्कुल ठीक है, फेज 7 के लिए आप IMF का नाम जरूर लगा देते हैं, वो चाहे महंगाई करने के हवाले, सब्सिडी खत्म करने के हवाले से हो या आवाम को रिलीफ ना देने के हवाले से हो, लेकिन असल में तो पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनानी है और ये गवर्नमेंट का ही काम है, क्योंकि आवाम जाकर IMF से नहीं पूछेंगे, आवाम अपने हुक्मरानों से पूछेंगे कि हमें रिलीफ देने के लिए क्या काम किया है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और इसके साथ साथ अगर सिर्फ हम डॉलर की बात नहीं कर रहे हैं, कल मैं मार्केट में देख रहा था डॉलर के साथ साथ गोल्ड भी बहुत महंगा हो गया, 1,22,000 रुपए तोला सोना हो चुका है। आप सोचें कि इसकी वजह से कितना इफेक्ट पड़ेगा मार्केट को, मार्केट कहाँ जा रही है, ताजिर बरादरी कितनी परेशान है, आम हमारे शहरी कितने परेशान है, पेट्रोल, डॉलर, गोल्ड, आप कोई भी चीज का नाम लें तो सभी जो है उसके रेट्स बहुत ज्यादा ऊपर चले गए। बिल्कुल, सोना तो अब बिल्कुल कीमतें खरीद से बाहर चला गया। लेकिन बहरहाल कल एक जो रिपोर्ट आई है द इकोनॉमिस्ट
सर्वे, जिसके मुताबिक 43 ममालिक में महंगाई के आदाद-ओ-शुमार चेक किए गए जी, और उसमें पाकिस्तान जो है वो चौथे नंबर पर आ गया है। चौथे नंबर पर है जी महंगाई के एतबार से पाकिस्तान, और खत्ते में भी हमारा टॉप नंबर है। भारत, बांग्लादेश हमसे पीछे जी। इसमें कोई शक नहीं है कि इकोनॉमिक्स की जो रिपोर्ट है वो रिफ्लेक्ट करती है हमारे आम पाकिस्तानियों को, और हमने यही देखा है कि जो हो रहा है इस वक्त दुनिया में 43 ममालिक में जब ये सर्वे किया गया तो उसमें महंगाई के आदाद-ओ-शुमार जारी हुए, और इसके मुताबिक पाकिस्तान जो है वो गुज़िश्ता महंगाई की शरह 9% रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का नंबर ये आ चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में महंगाई की शरह जो है वो 4.3 रही, और भारत का नंबर यहाँ पर 16 रहा, यानी कि 16वां। और दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगाई जनूबी अमेरिकी मुल्क अर्जेंटीना में हुई है, जहाँ पर महंगाई की शरह 51% बढ़ी, और ये वही मुल्क है सिमल जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म साहब इमरान खान साहब कहते थे कि यहाँ पर तो डबल रोटी 10,000 रुपये मिलती है, सोचिए हम उससे बेहतर जा रहे हैं। मतलब उससे मुकाबला करने के लिए शायद कोशिश की जा रही है। ना याद कराएं प्लीज, ना याद कराएं, ऐसा ना हो कि हम इसको भी टॉप कर जाएं, अल्लाह रहम करे हमारे। लेकिन जी महंगाई के एतबार से टर्की जो है वो दूसरे नंबर पर है, और महंगाई की शरह जो है वो 19.6, जबकि ब्राजील जो है वो 10.2% की शरह से दूसरे नंबर पर रहा है। तो ये वो सर्वेज हैं जो बड़े इंडिपेंडेंटली किए जाते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम बात करेंगे डेंगू के हवाले से। डेंगू के जहां पर मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। लाहौर में कल एक दिन में 332 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ साथ दीगर शहरों में जिनमें केबी भी शामिल है उनमें एक अमवात भी हो चुकी है। अब इसी जो परेशानी की सूरत हाल है उसमें आम शहरी बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, क्योंकि अगर डेंगू के हवाले से स्प्रे जिस तरह से किया जाता था माजी में वो नहीं किया गया। गवर्नमेंट की पॉलिसी भी ये है कि उतना डेंगू स्प्रे नहीं करना। अब इससे आफ्टर खबर साहब ने आकर बताया कि खबर साहब ने कहा स्प्रे नहीं करना। अब इससे इफेक्ट्स क्या पड़ रहे हैं कि जहाँ पर डेंगू हो रहा है वो फैल रहा है, और डेंगू के जब जैसे जैसे मरीज बढ़ रहे हैं तो परेशानी में भी इजाफा हो रहा है। हॉस्पिटल के ऊपर भी प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा है। हॉस्पिटल के ऊपर भी प्रेशर पड़ रहा है। और अबू ज़र आप यकीन जानिए कि मुझे ज़ाती तौर पर भी डेंगू से बहुत डर लगता है। कोविड तो अपनी जगह, लेकिन डेंगू में जैसे हमने देखा है अपने इर्द गिर्द के लोगों को इतना स्वेयर बुखार हो जाता है, टेम्परेचर इतना हाई होता है कि आपकी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हो जाती है। और फिर प्लेटलेट्स काउंट्स बहुत मैटर करते हैं, जो आपको बार बार टेस्ट करा के चेक कराते रहना चाहिए, क्योंकि ड्रास्टिकली एकदम जब वो डाउन हो जाते हैं आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता और आपकी हालत बिल्कुल बिगड़ जाती है। तो ये बड़ी अनसर्टन सी बीमारी है जिसमें डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स डिफरेंट औकात में कभी भी सामने आ सकते हैं। सो इट स्केयर्स मी अ लॉट। और मेरे इर्द गिर्द के लोगों को भी, तो खुदारा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हर चीज़ गवर्नमेंट के ऊपर मत छोड़ें। गवर्नमेंट ने किस तरह से काम करना है उसको हम जरूर क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन हमने अपना कॉर्पोरेशन देना है। और गवर्नमेंट अगर अपना ये काम भी नहीं कर रही है कि लोगों को अवेयर करना है और लोगों को रिमाइंडर देना है कि किस तरह डेंगू से बचना है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। बिल्कुल हमारी कोशिश ये है कि लोगों को ये मालूम हो सके कि डेंगू इस वक्त खतरनाक हो चुका है और आइंदा 2 हफ्ते बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस्लामाबाद की अगर हम बात करें जहां पर बड़े बड़े फैसले होते हैं, वहीं पर डेंगू के हवाले से कुछ तैयारी नहीं की गई है। 107 वहां पर मरीज सामने आए हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में 79 अफराद को डेंगू हुआ। कराची में डेंगू वार्ड भी कायम हुआ, यानी कि इस वक्त वो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त अपने चुका है। डॉक्टर नसीम अख्तर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रही हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये बताइएगा जो इस वक्त डेंगू की सूरत हाल है उस पर आप क्या कहेंगी? डॉक्टर साहिबा जी हमारे साथ ही जी। डॉक्टर साहिबा, इस वक्त इस्लामाबाद रावलपिंडी में डेंगू की क्या सिचुएशन देख रही हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। ये पिछले 2 हफ्ते में हमने देखा है कि जो डेंगू के केसेस हैं उनकी तादाद में एकदम इजाफा हुआ है। मोस्ट लाइकली वेदर चेंजेस की वजह से, कुछ बारिशों की वजह से एकदम से हमने ये सर्च देखने को मिली है, और काफी ज्यादा तादाद में लोग जो बीमार हो रहे हैं। ये एक थोड़ी अच्छी सूरत हाल है कि ज्यादातर पेशेंट जो है वो रिकवर करके घरों को चले जाते हैं। बहुत कम पेशेंट हैं जो कि सीरियस होते हैं और उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है। सही। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनमें सिम्टम्स क्या हैं ज्यादातर, क्योंकि ये भी बताना बड़ा जरूरी है कि सीवियर सिम्टम्स क्या हैं, माइल्ड सिम्टम्स क्या हैं, और फिर इनका ट्रीटमेंट क्या किया जा रहा है? जी थैंक यू वेरी मच। जो डेंगू का बुखार है ये बेसिकली एक वायरल बीमारी से होता है, वायरल इलनेस है। जिस तरह से आपने देखा कोविड की बीमारी जो है वो भी एक वायरल इन्फेक्शन से होती है, इसी तरह से और बहुत सारे जैसे नजला जुकाम है ये भी वायरल बीमारियां हैं। तो डेंगू का बुखार भी एक वायरस से होता है, और ये एक फ्लेविविरिडी एक फैमिली से बिलोंग करता है। और ये एक हेमरेजिक फीवर है। इसका मतलब है कि इस बीमारी में हेमरेज या ब्लीडिंग होने का डर होता है। अब ये बताती चलूं कि जो मेजॉरिटी पेशेंट्स होते हैं, तकरीबन 70 से 80% लोग ऐसे हैं जो कि खुद ब खुद रिकवर कर जाते हैं और ठीक हो जाते हैं, और शायद बहुत से ऐसे होते हैं जिन्हें पता भी नहीं चलता कि उनको डेंगू का बुखार हुआ और वो ठीक हो गए, यानी वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। ठीक। सो अगर किसी को डेंगू हो जाए तो उसका ये मतलब नहीं है कि ये बीमारी जो है वो बहुत सीरियस या शदीद ही होगी। सो इसकी बीमारी की 3 तरह की स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली जो स्टेज होती है उसको हम कहते हैं फेब्राइल फेज। जैसा कि नाम से जाहिर है इसमें पेशेंट को बुखार होता है,
और ये बहुत तेज बुखार होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन होती है उसकी, यानी आप यूं समझ लें कि सुबह के टाइम पेशेंट उठता है और उसको तेज बुखार हो जाता है, और उसके साथ साथ जो उसको अलामात होती हैं उसमें शदीद जिस्म में दर्द होना और सर में दर्द होना, खास तौर पर आंखों के पीछे दर्द होना, और आप यूं समझ लें कि मरीज कहता है कि इतना ज्यादा दर्द है कि शायद उसकी हड्डियों में कुछ तकलीफ हो रही है, क्योंकि इस बीमारी को हम ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं, यानी इतना शदीद जिस्म में दर्द होता है कि मरीज से काबिले बर्दाश्त नहीं होता। एक तो अलामत इसकी बुखार है, जिस्म में शदीद दर्द का होना है। दूसरा खास बात जो बाकी बीमारियों से डिफरेंशिएट करती है वो ये है कि आंखों के पीछे दर्द होना, रीट्रो ऑर्बिटल पेन होना, शदीद सर में दर्द होना, ये तो शुरू की अलामत होती हैं। उसके बाद ये फेब्राइल फेज जो है वो तकरीबन 3 दिनों की होती है। जब फीवर उतर जाता है तो फिर दूसरी स्टेज या फेज शुरू होती है जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल फेज। क्रिटिकल फेज का ये मतलब नहीं है कि 3 दिनों के बाद मरीज जो है वो क्रिटिकल हो जाता है, बल्कि इसमें ज्यादा मॉनिटरिंग की जरूरत होती है, ज्यादा ऑब्जर्वेशन और केयर की जरूरत होती है। ये फेज तकरीबन 24 से 48 घंटे की होती है, और इस फेज में ज्यादातर पेशेंट्स को कॉम्प्लिकेशंस होने का डर होता है। अब ये बताना जरूरी है कि कॉम्प्लिकेशंस डेंगू के साथ क्या हो सकती हैं। वो तभी होती है जब पेशेंट अच्छे तरीके से पानी का इस्तेमाल न कर रहा हो, वो सीवियर डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकता है। इसके अलावा उसके पेट में शदीद दर्द पड़ सकता है, मुसलसल उल्टी आने लगती है, और ये सारी सूरत हाल तब पैदा होती है जब पेशेंट ठीक तरह से पानी का इस्तेमाल ना कर रहा हो। तो और तीसरी फेज जो है वो रिकवरी फेज होती है, जिसमें तमाम चीजें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं, भूख लगना शुरू हो जाती है। लेकिन इस फेज में भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने का डर होता है, जैसे कि फ्लूइड ओवरलोड हो जाना, लंग्स में पानी का चला जाना, और इसमें थोड़ी बहुत सांस की दुश्वारी हो जाना। यानी क्रिटिकल फेज वो होती है जिसमें पेशेंट का मॉनिटरिंग के साथ ज्यादा डॉक्टर के साथ मॉनिटर करना जरूरी होता है। सेकेंड फेज में डॉक्टर साहब ये कहिएगा कि आजकल कॉमन कोल्ड वायरल जो है वो भी बहुत ज्यादा हुआ है, लोगों को नजला जुकाम और फ्लू भी हो रहा है। हाउ डू वी डिफरेंशिएट इट विद डेंगू, कि आपको डेंगू नहीं है, आपको कॉमन कोल्ड हो सकता है, या आपको सीजनल वायरल कोई डिजीज हो सकती है? जी, जैसे कि मैं पहले बता रही थी कि जो आम नजला जुकाम वाली बीमारियां होती हैं उसमें रनिंग नोज या नाक का बहना, गला खराब होना, ये अलामत ज्यादा होती हैं, और उसमें जिस्म में दर्द इतना शदीद नहीं होता है जितना कि डेंगू बुखार में होता है। और दूसरी खास बात जो मैंने आपको बताई वो ये है कि आंखों के पीछे दर्द होना, रीट्रो ऑर्बिटल पेन बहुत कॉमन है, और ये एक अब्रप्ट फीवर होता है। अब्रप्ट से मुराद है कि बहुत तेज बुखार और एकदम स्टार्ट हो जाना। ऐसा नहीं है कि 2 दिन आपके जिस्म में दर्द हो और तीसरे दिन बुखार शुरू हो। तो बीमारी स्टार्ट ही बुखार से होती है और उसके साथ जिस्म में शदीद दर्द शुरू। डॉक्टर साहब इसमें एक और चीज बताइएगा कि वॉमिटिंग बहुत ज्यादा देखा गया है कि पेशेंट्स में हो रही है, जिसकी वजह से ज्यादा लेथार्जिक हो जाते हैं और एनर्जी जीरो हो जाती है। फिर इस सूरत में क्या किया जा रहा है? ट्रीटमेंट भी थोड़ा सा बताइएगा, गाइड कीजिएगा कि क्या किया जा रहा है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा घरों पर ही हैं और वो अपने आप को खुद रेस्ट कर वक्त गुजार रहे हैं और समझ रहे हैं कि ठीक हो जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया। अब देखिए इसमें कुछ बातें जो है बहुत जरूरी हैं बताना, क्योंकि इस बीमारी के बारे में कुछ मिथ्स और मिसकंसेप्शंस भी हैं। जैसे कहा जाता है कि अगर प्लेटलेट ड्रॉप होना शुरू हो गए हैं तो पपीते के जो पत्ते हैं उनको ग्राइंड करके पी लिया जाए। तो अक्सर आप मरीजों से पूछें तो वो पी रहे होते हैं, और जब आप इस तरह की रेमेडीज इस्तेमाल करें तो उससे मजीद उल्टी होने का खतरा होता है, क्योंकि उसका जायका भी ठीक नहीं होता। और कुछ लोग जो है वो कड़वी चीजों के पत्ते इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसमें नीम के पत्ते भी शामिल हैं। तो मैं समझती हूँ कुछ तो बीमारी से वॉमिटिंग हो रही होती है, और दूसरा जो है वो इस तरह की चीजों के इस्तेमाल से हो रही होती है। तो अगर मामूली उल्टी हो, थोड़ी बहुत हो, नौजिया हो रहा हो, तो उस सूरत में हम ये कहते हैं कि कुछ ओरल मेडिकेशन दे दी जाए उल्टी की, जिससे उल्टी रुक जाए। लेकिन अगर इन केस मरीज को परसिस्टेंट वॉमिटिंग हो रही है, यानी दिन में 3 से 4 मरतबा और कुछ लेते ही उल्टी शुरू हो जाती है, तो ये वार्निंग साइन है। ऐसी सूरत में घर में नहीं रहना चाहिए, वरना अगर जिस्म से पानी का ज्यादा ज़िया हो जाए तो फिर डिहाइड्रेशन और शॉक वाली कंडीशन में पेशेंट के जाने का डर होता है। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तरफ तो हम प्रिवेंशन की जब बात करते हैं तो इकदामात हैं कि पानी खड़ा नहीं होने देना, हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है ताकि अगर लार्वा कहीं पर हो तो उसको पकड़ा भी जा सके और आप अपने आप को डेंगू से बचा सके। इसके अलावा मेडिकली कोई प्रिवेंशन मौजूद है डेंगू की, कि आप प्रिवेंटिव तौर पर कुछ इकदामात कर लें जिससे आप बच सकते हैं? जी बिल्कुल, ये प्रिवेंटेबल बीमारी है। ज्यादातर बीमारियां, इन्फेक्शियस डिजीजेस जितनी भी हैं प्रिवेंटेबल हैं। देखिए सबसे पहले तो मच्छरों का कंट्रोल है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे इस हद तक सफाई हो कि वहाँ मच्छर इकट्ठा ना हो। यानी जैसे हम कहते हैं कि ये साफ पानी की बीमारी है, तो पानी इकट्ठा ना हो आपके घरों में। आप अपनी फ्रिज की ट्रे को चेक करें, आप गमलों को चेक करें, उसमें पानी ना हो। इसी तरह से जहाँ पे ट्रैश इकट्ठा होता है, जहाँ पे टायर वायर इस तरह की चीजें, टायरों का नाम अक्सर इसलिए लेते हैं कि उसके अंदर स्पेस होती है जहाँ पानी बारिश में इकट्ठा हो जाता है। इसी तरह से कोई भी वाजेस या बर्तन या गमले या कोई भी ऐसी चीज जिसमें पानी इकट्ठा हो सकता है, उसको बिल्कुल खाली करके उल्टा के, इसी तरह बाल्टियों को भी
खाली करके रखना चाहिए, पानी इस तरह से जमा करके नहीं रखना चाहिए, और डेली उनकी सफाई करनी चाहिए। और दूसरी अहम बात है कि चूंकि ये मच्छर बिल्कुल सुबह के टाइम और शाम के टाइम होता है, तो जब भी आप लोग बाहर निकले, हम सब बाहर निकले, तो हम लॉन्ग स्लीव्स पहने, फुली कवर करें अपनी बॉडी को जहां तक मुमकिन हो सके। और तीसरी प्रिवेंशन ये है कि हम मॉस्किटो रिपेलेंट इस्तेमाल करें ताकि मॉस्किटो उस तरह से बाइट ना करे। ठीक, आपने बिल्कुल सही कहा, जहां पर प्रिवेंशन भी जरूरी है वहीं पर केयर भी बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, बच्चों के बारे से भी कहा जा रहा है कि बहुत तेजी से फैल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे बाहर भी जाते हैं, खेलते भी हैं, तो फिर उनमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा आ रही हैं या फिर वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, उनकी इम्यूनिटी, जैसे अब अदरवाइज देखा जाए कोरोना में कहा जाता था कि इम्यूनिटी बेहतर होती है, क्या बच्चे जो हैं वो ज्यादा जल्दी बेहतर हो सकते हैं या फिर उनके लिए भी ज्यादा फोकस होने की जरूरत है? जी, ज्यादातर बीमारियां ऐसी होती हैं जो एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस को ज्यादा मुतासर करती हैं। जैसे बहुत छोटे बच्चे, जो बच्चे बाहर खेलने वाली उम्र के हैं, उनको बीमारी जो है वो ज्यादा होती है। इसी तरह से सीरियस भी होने का बच्चों में ज्यादा डर होता है, और ज्यादा बूढ़े लोगों में, और खास तौर पर वो लोग जिनको ऐसी बीमारियां हैं जो उनके मुदाफियाती निजाम को खराब कर सकती हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, रीनल फेलियर के मरीज हैं। इसके अलावा वो मरीज जिनको पहले से ही कोई ब्लीडिंग टेंडेंसी है, यानी जिनका खून पहले से पतला है, किसी वजह से ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें खून पतला हो जाता है या प्लेटलेट कम होते हैं, ब्लीडिंग की टेंडेंसी होती है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, ऐसे सब लोगों में डेंगू की कॉम्प्लिकेशंस का डर होता है, और बच्चे खासतौर पर वल्नरेबल होते हैं। तो प्रिवेंशन बच्चों के हवाले से भी वही है जो बड़ों की है कि फुल स्लीव्स उनको पहनाएं, मॉस्किटो रिपेलेंट इसका इस्तेमाल करें, और ऐसे वक्त में जहां आपको डर होता है कि मच्छर ज्यादा होगा, शाम का टाइम या अर्ली मॉर्निंग का टाइम, तो ऐसे टाइम में बच्चों को बाहर मत जाने दें। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिएगा कि जिन लोगों को हाई टेम्परेचर होता है, बॉडी पेन्स होती हैं, लेकिन फिर वो रिकवरी की तरफ आ जाते हैं, ज्यादा क्रिटिकल नहीं होते, वो घर में रहकर अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं? और बच्चों के लिए खास तौर पर मदर्स चूंकि बड़ी अपसेट हो जाती हैं अगर छोटे बच्चे बीमार हो और इतना हाई टेम्परेचर हो, तो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो नहीं करनी और कौन सी चीजें हैं जो करनी जरूरी है? जी, एक तो रेस्ट बहुत जरूरी है, नंबर 1 रेस्ट करवाएं। दूसरी बात है कि आप उनको डिहाइड्रेट ना होने दें, यानी कि पानी का इस्तेमाल करें, लिक्विड का इस्तेमाल करें। अब उसमें जो पेशेंट जिनको शुगर नहीं है या छोटे बच्चे हैं, तो आप उन्हें पानी का, आम पानी का इस्तेमाल करें। इसमें जरूरी नहीं कि आप कोई स्पेशल किस्म के लिक्विड्स लें, लेकिन जो भी अवेलेबल हो उसमें पानी का इस्तेमाल है, जूसेस हैं, कहवा है, सूप है, इस तरह की चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वे डिहाइड्रेशन ना होने पाए। और इस तरह से पेशेंट जो है वो डिहाइड्रेशन से बचता है, तो कॉम्प्लिकेशन का शिकार भी नहीं होता। ठीक है, ठीक है, जबरदस्त, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई डॉक्टर नसीम अख्तर साथ, और हम उम्मीद करते हैं जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं लोग, वो इसको फॉलो भी करेंगे, एहतियात करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे। बुखार होता है 1-2 दिन की बात है, अगर ठीक हो जाते हैं सही है, लेकिन आपने क्रिटिकली इसको मॉनिटर करना है, क्योंकि जैसे ही पेशेंट जो है वो अगर उसकी हालत ख़राब हो रही है तो फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाइए, इलाज करवाइए, और अगर कोई किसी किस्म की मेडिसिन या फिर ड्रिप वगैरह लगनी है तो वो फौरी लग जाएगी, ताकि फिर ज़िंदगी बच जाए और आप ज़्यादा शदीद बीमार भी ना तो घरेलू टोटकों के ऊपर रहें, ना ही सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जाएं, क्योंकि ये बीमारी आप खुद बिगाड़ भी सकते हैं अगर आपने कुछ एक गलत इकदाम ले लिया। एनीवेज जी, वी टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक, छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात करेंगे पाकिस्तान में जारी जो ज़बरदस्त मुकाबले हैं, और उसमें मुकाबलों में एक मुकाबला ये है कि किसके पास सबसे ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है। रॉ टैलेंट पाकिस्तान हमेशा हम प्लेटफॉर्म इसको दिखाते हैं आपको कि बहुत अच्छा और बेहतरीन काम हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल का हो रहा है, उसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी जो हैं उसमें चाहे यंग हो या फिर वो नौजवान जो कि स्पोर्ट्स में हैं, वो बहुत आगे जा रहे हैं। बिल्कुल, और कुछ लोग तो ऐसे हैं ना सिर्फ अपने रिकॉर्ड्स बना रहे हैं बल्कि स्टूडेंट्स को भी आगे लेकर आ रहे हैं। और आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे बच्चे से कराएंगे, छोटा सा बच्चा है लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि उसने एक तो इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ा है। 1 मिनट में उसने 37 नो हैंड कीप अप किया। आपको याद होगा कि हमने आपसे मुलाकात कराई थी इन्हीं के एक और स्टूडेंट से जिन्होंने हाथों का इस्तेमाल करते हुए कीप अप किया, और आज दानियाल महसूद हमारे साथ मौजूद होंगे। और आप वीडियो में देख सकते हैं, वीडियो में नीचे जो है वो इंडियन प्लेयर है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, और ऊपर जो है वो दानियाल है, और दानियाल ने 1 मिनट में 37 कीप अप्स करके ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है और हर पाकिस्तानी को फख्र करने पर मजबूर कर। वेरी नाइस जी। तो दानियाल महसूद से हम आपकी मुलाकात कराते हैं। दानियाल, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद हमारे प्रोग्राम में, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने एक ज़बरदस्त काम किया। तो कैसा महसूस कर रहे हैं अब आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानियाल महसूद है। मैंने 9 हैंडेड कीपअप्स का रिकॉर्ड तोड़ा है। ये दूसरा मेरा रिकॉर्ड था। मैंने इंडिया का मानचतरिया का रिकॉर्ड तोड़ा है। इस बात पर मुझे बहुत खुशी है कि इंडिया के मानचतरिया का रिकॉर्ड मैंने तोड़ा है। जबरदस्त। दानियाल, अच्छा मुझे ये बताओ कि कब से प्रैक्टिस कर रहे थे ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए?
ये रिकॉर्ड मैंने जुलाई में अप्लाई किया। इससे पहले मैंने 3-4 महीने प्रैक्टिस किया है। दिन में 3-4 घंटे प्रैक्टिस करता था। मैंने ये रिकॉर्ड जुलाई में अप्लाई किया इस रिकॉर्ड के लिए। सही। तो दानियल, अब भारत के जो ईमान छत्रियां हैं उन्होंने 1 मिनट में किए 37 किप अप्स विदाउट हैंड, आपने किए 1 मिनट में 43 नो हैंड किप अप्स। ये बताइएगा क्या इरादा करके निकले थे कि ये रिकॉर्ड तोड़ना है या फिर हो गया? मैंने इसके लिए बहुत हिम्मत किया है कि मेरे यह रिकॉर्ड मैं तोड़ूंगा कि इंडिया का रिकॉर्ड है। इस पर मैंने बहुत मेहनत किया है। मैंने ज़हन में यह बात रखी है कि यह रिकॉर्ड मैं तोड़ूंगा। अल्लाह ने कामयाबी दिया है। जबरदस्त, अल्लाह ने कामयाबी दी। और मैं करेक्ट कर दूं, थैंक यू सो मच बट साहब क्लियर करने के लिए कि मैं 37 कह रही थी, बट 37 के कंपैरिजन में इन्होंने 43 किए हैं। सो दैट मींस कि वो रिकॉर्ड तोड़ के इन्होंने ही अपने नाम कर लिया। अच्छा दानियल, मुझे ये बताइए, बड़ा मुश्किल है नो हैंड कीप अप करना कि आपने हाथ का सहारा भी नहीं लेना और आपका पूरा प्रेशर आपकी कमर पर और गर्दन पर जा रहा है। खुदा न खास्ता प्रैक्टिस के दौरान मुश्किल हुई, कोई इंजरी वगैरह तो नहीं हुई? क्योंकि बहरहाल ये काम तो बड़ा मुश्किल है। प्रैक्टिस के दौरान कोई इंजरी नहीं हुई। मैंने हिम्मत किया कि मैं ये रिकॉर्ड तोड़ूंगा। ठीक है, आपने सोचा और प्रैक्टिस की और आपने वाकई रिकॉर्ड तोड़ दिया। अच्छा, ये बात यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये जो इरफान महसूद साहब हैं वो इनके कोच हैं और इरफान महसूद वो हैं जिनकी एकेडमी और वो खुद भी बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और मजमूई तौर पर इरफान महसूद क्लब है उसके 51 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुके हैं। उनके 5 शागिर्द हैं जिनसे पहले भी आपकी मुलाकातें हमने करवाई हैं, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, अपने नाम दर्ज करवा चुके हैं। और दानियल ने भी इससे पहले एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो मेरे ख्याल में जो इरफान है वो भी पाकिस्तान की इतनी ज़बरदस्त खिदमत कर रहे हैं कि मतलब मैं बहुत उनसे इंस्पायर हो रहा हूँ। और इंस्पायर हम इसलिए भी हो रहे हैं कि हमेशा वो टारगेट करते हैं ऐसे अपने स्टूडेंट्स को तैयार करने का कि जिसमें इंडिया के पास अगर कोई रिकॉर्ड है तो हम उसे ब्रेक करके वो रिकॉर्ड अपने नाम कर सकें। और माशाल्लाह हमारे पास इतना पोटेंशियल और टैलेंट मौजूद है कि हम ये कर सकते हैं और ओवर द ईयर्स हमने ये साबित किया है। इरफान महसूद ना सिर्फ अपने लिए बल्कि पाकिस्तानी नौजवानों के लिए वहाँ एक ऐसी एकेडमी जहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज और फैसिलिटीज के साथ वो स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं। ना सिर्फ यहाँ पर मेडल्स और कप्स जीतने में वो कामयाब होते हैं बल्कि इंटरनेशनली गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके रिकॉर्ड अपने नाम कर लेते हैं। इरफान महसूद भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान। वालेकुम सलाम। मुबारक हो, आपके एक और स्टूडेंट ने एक और रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहुत खुशी की बात है जी। और इरफान, इसमें कोई शक नहीं है कि आप एक ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं और अपने इस क्लब के थ्रू पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। तो बताइएगा अब क्या क्या इरादे हैं? माशाल्लाह 51 आपके अब तक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुके हैं आपके क्लब के, तो क्या प्लान्स हैं आगे? प्लान ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 6 जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपने नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज करवा दिए हैं। कुछ और स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ और फ्यूचर में इंशाल्लाह जो नेशनल लेवल तक लड़के जा चुके हैं इंशाल्लाह उसके लिए मैंने कोशिशें जारी रखी हुई कि उनके कोई इंटरनेशनल लेवल पे भी हम फाइट्स के लिए बिल्कुल सही। अच्छा इरफान, आप ये बताइएगा आप खुद कौन सा आजकल टारगेट किए बैठे हैं जो आपने रिकॉर्ड ब्रेक करना है और अपने नाम करना है? कुछ रिकॉर्ड्स इंशाल्लाह उनके लिए मैं ट्रेनिंग शुरू की हुई। इंशाल्लाह वो जब अटेम्प्ट हो जाएंगे तो एज अ सरप्राइज आप लोगों को इंशाल्लाह सरप्राइज देने वाले हैं। सही है। अच्छा इरफान, सरप्राइज तो आपके डेफिनेटली बड़े ज़बरदस्त होंगे, हमें इस पर पूरा यकीन है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आप तोड़ देंगे। लेकिन ये बताइएगा कि ओवरऑल जिस तरह से आपका क्लब काम कर रहा है और बड़ा मुश्किल होता है कि आपको कोई गवर्नमेंट के लेवल पे उस तरह सपोर्ट ना हो और आपने ये टारगेट सेट करने हो, ट्रेनिंग भी करानी हो, उसमें सारी सपोर्ट सिस्टम भी होता है, इकोनॉमी का भी बोझ पड़ता है आपके ऊपर, कैसे मैनेज करते हैं? और ज़रा हमारे नाज़रीन को भी बताएं ना कि माशाल्लाह आपने जो टारगेट सेट किए हैं कैसे आपने मैनेज कैसे किया? जी बिल्कुल, ये जब मैंने मार्शल आर्ट्स की एकेडमी स्टार्ट करनी थी तो उस टाइम मुझे पता था कि यहाँ पे इस चीज को इतना सपोर्ट हासिल नहीं है, लेकिन फिर भी यही था कि हमने इसी चीज को आगे लेके जाना है। मसाइल भी हमने फेस किए हैं, अभी भी कर रहे हैं। सपोर्ट उस लेवल का हमें हासिल नहीं है। यहाँ पे बच्चे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना लेते हैं, अटेम्प्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट कोई रिस्पांस ना हो तो इनके हौसले टूटने लगते हैं। फिर उनको मैं हौसला दे देता हूँ कि नहीं, ये हमने आगे तक जाना है और भी आगे बढ़ना है। तो
और बस हमने अपनी कोशिश है वो जारी रखनी है, बाकी गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो हमें सपोर्ट करते हैं या नहीं करते। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया इरफान आपका, और कंग्रेचुलेशन एक बार फिर से कि ना सिर्फ आप बल्कि आपके स्टूडेंट प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर गवर्नमेंट से गिला और शिकवा हमेशा रहेगा कि ये वो लोग हैं जिनका हौसला, जिनकी हिम्मत और अज़्म बहुत ज्यादा है, फैसिलिटीज बहुत कम है, और गवर्नमेंट अनफॉर्चुनेटली जब सपोर्ट नहीं करती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है अपना वो सफर कंप्लीट करना। और ज्यादा अफसोस की बात हो जब आपके जो वजीर आजम है वो भी एक खिलाड़ी रह चुके हों और उन्होंने बड़ा नाम बनाया और वो इस बात को समझते हों जब वो अपोजिशन में थे कि स्पोर्ट्स किसी मुल्क की कितनी ज्यादा आगे अगर बढ़ती है तो मुल्क उससे कितना आगे बढ़ता है, उसकी वजह से मुल्क की इकॉनमी में कितनी स्ट्रांग होती है, उसकी वजह से आपका इमेज कितना बेहतर होता है, दुनिया आती है आपके पास आके खेलना चाहती है, आप जाते हैं, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में हॉकी में देख लें क्या हुआ, स्क्वॉश में हमारे साथ क्या हुआ कि हमारी वहां पर उनके भी यही गिले रहे कि गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया। क्रिकेट को सपोर्ट मिला तो क्रिकेट अपनी जगह पर काम कर रही है कुछ ना कुछ, लेकिन दूसरी बाकी जितनी भी स्पोर्ट्स हैं, चाहे वो ओलंपिक्स के दौरान खेली जाती हैं या फिर दीगर स्पोर्ट्स हैं, उनमें वो काम नहीं किया जा रहा, वो फेडरेशन उस तरह से काम नहीं कर रही है, एसोसिएशन उस तरह काम नहीं कर पा रही क्योंकि बजट उस तरह से अवेलेबल नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, इंस्टीट्यूशंस नहीं है, कोचिंग अकेडमीज नहीं है, इस पर काम करना बहुत जरूरी है। और इतनी फील्ड्स आपने जैसे गिनवा दी हैं और कई सौ और भी हैं जिसमें लोग अपने अपने तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन आप यकीन जानिए कि अगर आप उनको सपोर्ट करेंगे तो वो पाकिस्तान के सॉफ्ट एम्बेसडर्स होंगे, ना सिर्फ वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, पाकिस्तान का एक सॉफ्टवेयर इमेज जो ओवरऑल इंटरनेशनली हमें हमेशा जरूरत रहती है वो पोर्ट्रे कर सकेंगे। और इसके अब हम बात करते हैं प्लेयर्स की, तो प्लेयर्स जब अपना पोटेंशियल सामने लेकर आते हैं तो यकीन जानिए पूरी कौम को बड़ा फख्र महसूस होता है। आज के लिए जी इतना ही, इंशाल्लाह कल मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। न्यूज़ बाखबर 24 घंटे।